क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में सीख रहे थे। हम लोग ये देखे थे कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार का होता है। तो उसमें ऐसे तो है 5 लेकिन मेन 4 होते हैं। पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक पांचवा जो हमने अलग छाप दिया था वो था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। चलिए आज फिर से कुछ रिएक्शन से शुरुआत करते हैं आज का पढ़ाई का। जैसे बाजार से गए और कैल्शियम खरीद के लाए, तो जाहिर सी बात हम लोग पढ़े थे कि जैसे ही बाजार से हम लोग जाएंगे और कैल्शियम खरीद के लाएंगे तो वो जो कैल्शियम हम लोग को मिलेगा वो क्विक लाइम के रूप में मिलेगा, यानी हम लोग को मिलेगा CaO, इसी को कहते थे क्विक लाइम। आगे तो व्हाइट वॉशिंग के दौरान क्या होता है, हम लोग क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड खरीद के लाते हैं और उसको पानी में फूलने के लिए डाल देते हैं। तो जैसे ही क्विक लाइम को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, यानी क्विक लाइम प्लस वाटर यानी H2O, तो क्या होगा, तो ये देगा, आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन आप बना सकते हैं। H2O दो पार्ट में टूटता था, H प्लस और OH माइनस, तो ये देगा CaOH होल 2। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि इस दौरान काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगा, यानी एनर्जी रिलीज होगा। तो ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कह सकते हैं प्लस हीट भी हम लोग को मिलेगा। आगे अब अगर कोई बोले अगर लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, मतलब चूना प्लस पानी, चूना पानी मिल चुका है, उसमें फूंक मारना है, ठीक है। आप ये जानते होंगे इनहेल गैस और एक्सहेल गैस का कंसेप्ट। हम लोग जो गैस इनहेल करते हैं उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पाया जाता है और जो गैस एक्सहेल करते हैं यानी बाहर छोड़ते हैं उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, यानी एक्सहेल गैस में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होता है। तो चूना पानी जो बना यानी लाइम वाटर जो बना, अगर हम उसमें फूंक मारे यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे तो क्या होगा, तो जैसे ही जो चूना पानी बन के तैयार हो उसमें फूंक मारेंगे तो वो जो चूना पानी था उसका कलर मिल्क की तरह व्हाइट हो जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक खास बात होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्कीनेस कलर में चेंज कर देता है, यानी CO2 कैन कन्वर्ट लाइम वाटर इनटू मिल्कीनेस। अगर हम लाइम वाटर का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड यानी एक्सहेल गैस के साथ करें तो क्या होगा, अगर इसको हम रिएक्शन के साथ लिखे तो ये होगा CaOH होल 2 प्लस CO2, क्या देगा, तो ये CO2 इससे कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा CaCO3। अब लेकिन हाइड्रोजन का क्या होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके वाटर रिलीज करेगा यानी प्लस H2O। इसका नाम भी आप जानते हैं, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये है वाटर। ये रिएक्शन के दौरान जैसे ही हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो ये मिल्कीनेस कलर देता है, यानी CO2 का प्रॉपर्टी होता है CO2 कैन कन्वर्ट लाइम वाटर इनटू मिल्कीनेस, ठीक है, दूध की तरह सफेद रंग दे देगा। ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है CBSE के लिहाज से, अक्सर CBSE ये रिएक्शन पूछते रहता है, तो ये सारा रिएक्शन आप दिमाग पर रखें। पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, जिसमें पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग देख लिए थे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे एग्जांपल जैसे हो गया Na+O2 gives Na2O। अब ये बताइए ये रिएक्शन के दौरान हीट देना पड़ेगा या हीट रिलीज होगा, यानी अगर कोई आपसे बोले कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का है या एंडोथर्मिक नेचर का, तो कैसे बताएंगे, तो हम लोग देखे थे कि ये दोनों रिएक्शन किया ताकि स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सके, और कोई स्टेबल तब होगा जब उसके पास एनर्जी कम से कम होगा, यानी ये दोनों अपना एनर्जी लॉस किया होगा, किसी को दे दिया होगा या एनवायरनमेंट में दे दिया होगा, तब जाकर के ये बना, यानी ये रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हुआ होगा, यानी ये एक किस्म का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम लोग ये भी देखे थे कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो या दो से अधिक सबस्टांस मिलकर सिंगल सबस्टांस बनाए, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब सिंगल सबस्टांस टूट करके दो या दो से अधिक सबस्टांस बनाए। जैसे अगर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे तो क्या होगा? पहला बात, ये बना कैसे होगा? बनने के लिए जाहिर सी बात है एनर्जी रिलीज किया होगा। अब तोड़ना है तो जो एनर्जी रिलीज किया उसको वापस लाके देना होगा, ठीक है, तब ये जाकर के टूटेगा। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो CaCO3, अब आपको याद होगा इस साइड CO3 तो वो साइड एक पक्का कंपाउंड हो गया CO2। आगे अब क्या क्या बच गया इसके पास? कार्बन उधर निकल गया है, दो ऑक्सीजन वहां पर निकल गया, हमारे पास एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो ये बनाएगा CaO प्लस CO2। आगे इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सबस्टांस टूट करके दो या दो से अधिक सबस्टांस बनाता है। यानी इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का? Those reaction in which a single compound splits up to form two or more simpler compound or simplest compound is called decomposition reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सबस्टांस टूट करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे सबस्टांस का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो उसमें एनर्जी रिलीज होगा, वहीं अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो उसमें एनर्जी हमको देना होगा। अब एनर्जी कितने ढंग से हम दे सकते हैं? तो एनर्जी देने का तीन तरीका है। अब वो एनर्जी क्या क्या है? तो पहला था हीट, जिसका एग्जांपल हम लोग देखें, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा है लाइट, लाइट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। ये तीन माध्यम से एनर्जी दिया जाता है। हीट के रूप में एनर्जी दिया जा सकता है, लाइट के रूप में एनर्जी दिया जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट के रूप में एनर्जी दिया जा सकता है। आगे तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट के कारण हीट एनर्जी दिया जा रहा है, मतलब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें हीट दिया जा रहा है, हीट के कारण जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एनर्जी हीट के रूप में दिया जाए उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। आगे अब सवाल उठा, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट देंगे उसको क्या कहेंगे, और जिसमें लाइट के रूप में एनर्जी देंगे उसको क्या कहेंगे? जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस यानी टूटना, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ये तोड़ा जाएगा। आगे लाइट के माध्यम से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा उसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस भी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। फोटो मतलब लाइट से संबंधित है, आप फोटोसिंथेसिस नाम सुने होंगे, और लाइसिस मतलब तोड़ना, यानी इसमें लाइट के माध्यम से तोड़ा जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन प्रकार का होता है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक फोटोलाइसिस और एक इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर कोई आपसे पूछे कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा, तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो दे रहे हैं हम वो हीट एनर्जी दे रहे हैं उसको हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस किसको कहेंगे? ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें जो एनर्जी दिया जा रहा है वो लाइट के रूप में हो उसको हम फोटोलाइसिस करेंगे, और ऐसा रिएक्शन जिसमें तोड़ने के लिए जो एनर्जी दिया जा रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। आगे इलेक्ट्रोलाइसिस दो शब्द से, जैसा कि हमने बताया, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट और लाइसिस मींस तोड़ना, यानी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसा तोड़ने वाला रिएक्शन जिसमें तोड़ने के लिए जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस।
इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ चुनिंदा कंपाउंड के साथ ही होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल कुछ खास एलिमेंट्स के साथ ही हम लोग करते हैं। वो एलिमेंट्स क्या क्या है वो आप ध्यान में रखिएगा। वो एलिमेंट्स है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसके साथ साथ वाटर को तोड़ने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कोई कंपाउंड जो कि सोडियम का बना हुआ है, पोटेशियम का बना हुआ है, कैल्शियम का बना हुआ है, मैग्नीशियम का बना हुआ है या फिर एल्यूमिनियम का बना हुआ है, उसको तोड़ने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता कैसे है उसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है हम लोग एक बीकर और 2 कार्बन रॉड्स, ठीक है, कार्बन यानी ग्राफाइट का बना हुआ रॉड। ठीक है, ये 2 रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड्स के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों एक तरह का इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या हो गया, ऐसा रॉड जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड्स। अब ये 2 कार्बन रॉड को अगर हम अलग अलग बैटरी के टर्मिनल से या फिर सेल के टर्मिनल से कनेक्ट करें तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं अगर ये दोनों रॉड्स को हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ये रॉड पर कैसा चार्ज आ जाएगा, तो ये रॉड पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये रॉड पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग को 2 तरह के इलेक्ट्रॉड मिलेगा, एक ऐसा इलेक्ट्रॉड जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और एक ऐसा इलेक्ट्रॉड जिसपे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ऐसा इलेक्ट्रॉड जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम लोग कहते हैं एनोड, और ऐसा रॉड जिसपे नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम लोग कहते हैं कैथोड। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स 2 तरह का होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड्स जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला रहे और एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और पॉजिटिव चार्ज वाला को कहते हैं एनोड और नेगेटिव चार्ज वाला को कहते हैं कैथोड। आप याद रखने के लिए एक तरीका याद रखने का ये है कि पहले ए आता है फिर सी आता है, तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, एनोड वाला पॉजिटिव और कैथोड वाला नेगेटिव। इससे भी अच्छा याद रखने का तरीका है कैथोड कटायन एनोड अनायन। वो क्या है ध्यान से समझिएगा। तो ये तरीका है कैथोड कटायन और एनोड अनायन। कटायन और अनायन के बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़े हो। आयन यानी किसी भी एटम पर चार्ज पार्टिकल का आ जाना। अगर किसी भी एटम पे चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं तो उसको हम लोग आयन कहते हैं। आयन 2 तरह का होता था, पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन। तो आयन भी हम लोग देखे थे, आयन 2 तरह का होता था, पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन। पॉजिटिव चार्ज जैसे एक एग्जांपल देते हैं Na+ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जैसे Cl- नेगेटिव चार्ज है। तो अगर किसी एटम पे चार्ज आता था तो उसको हम लोग कहते थे आयन। ये 2 तरह का, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज आयन को कहते हैं कटायन और नेगेटिव चार्ज आयन को कहते हैं अनायन। तो कटायन अनायन। अब यहां पर टेक्निक समझिए, कैथोड कटायन एनोड अनायन। कैथोड के पास कटायन जाएगा और एनोड के पास अनायन जाएगा। फिर से समझिएगा, कैथोड के पास कटायन यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया और एनोड के पास अनायन यानी नेगेटिव चार्ज आ गया। अब सवाल उठा कि पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज जाता है नेगेटिव के पास, यानी कैथोड होगा नेगेटिव। अब अनायन यानी नेगेटिव, अनायन किसके पास जाता है, तो नेगेटिव चीज जाता है पॉजिटिव के पास, यानी जाहिर सी बात है एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव। आप जैसे याद रखिए कैथोड कटायन एनोड अनायन, या फिर पहले ए आया इसलिए एनोड प्लस और
और कैथोड माइनस, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। या फिर एक और याद करने का तरीका है, आप कैथोड रे और एनोड रे का नाम सुनोगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का खोज में। कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया था और एनोड रे प्रोटॉन्स को नाम दिया गया था। आगे तो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव होता था कैथोड और प्रोटॉन्स पॉजिटिव होता था एनोड। यहाँ पे वही है। अब एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि NaCl को हमको तोड़ना है, NaCl को हमको तोड़ना है तो कैसे टूटेगा? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब आप यहाँ पर ध्यान में रखिए कि सोडियम यानी सोडियम का कंपाउंड है तो कैसे टूटेगा? टूटने के लिए तो एनर्जी चाहिए। कौन सी एनर्जी चाहिए? तो सोडियम, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे हम लोग, यानी ये इलेक्ट्रोलाइसिस से टूटेगा। अब टूट कर क्या बनाएगा वो समझिए। जैसे हम इसमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यानी नमक का घोल डाल देते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही हम नमक का घोल डाल दिए तो यहाँ पर NaCl हम ढेर सारा डाल चुके हैं, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे तो ये जितना रॉड है ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये रॉड बन जाएगा निगेटिव चार्ज। अब जैसे ही ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो इसको देख के कोई इसके तरफ भागा भागा चला जाएगा, और जैसे ही ये रॉड निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो इसको भी देख के कोई इसके तरफ भागा भागा चला जाएगा। कौन जाएगा ये देखते हैं। सोडियम का नेचर है पॉजिटिव, तो सोडियम चूंकि पॉजिटिव बैलेंस ही बना है तो सोडियम पॉजिटिव तो निगेटिव की तरफ जाता है, यानी सोडियम सारा उठ करके इस तरफ भागना शुरू करेगा। वही क्लोरीन निगेटिव होता है आगे, तो क्लोरीन सारा उठ करके इस तरफ भागना शुरू करेगा। अब जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा सारा सोडियम इस तरफ इकट्ठा होते चला जाएगा और सारा क्लोरीन इस तरफ इकट्ठा होते चला जाएगा, यानी सोडियम Na+ बना करके सब यहाँ पर जुड़ते चला जाएगा इससे, और जितना क्लोरीन है सब Cl- बना के यहाँ पर आते चला जाएगा आगे। लेकिन जैसे ही हम करंट को बंद कर देंगे तो हुआ क्या, सारा Cl- एनोड की तरफ आते चला जाएगा। लेकिन जैसे ही हम करंट को बंद कर देंगे तो क्या होगा? करंट को बंद कर देंगे तो Cl- ज्यादा देर ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है आगे, ना ही Na के रूप में ज्यादा देर तक एग्जिस्ट कर सकता है। तो क्या होगा, Cl आपस में कंबाइन करके बना देगा Cl2 और Na बना लेगा Na, यानी NaCl को अगर हम तोड़ेंगे तो ये देगा Na+Cl2। आप बैलेंस कर सकते हो आगे। ठीक यही टाइप का केस होगा जब हम वाटर को तोड़ेंगे तब। जब हम वाटर को तोड़ेंगे तो ये बनाएगा H+ और ये O2- आगे। हालांकि रिएक्शन करने के दौरान हम बताए थे कि वाटर को जब भी तोड़िए आप H+ OH-, लेकिन यहाँ पर वाटर H+ और O2- में टूटेगा। अब सारा H+ इस साइड आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव की तरफ आता है, और सारा O2- यहाँ पर आ जाएगा आगे। इसी प्रकार वाटर अलग हो जाएगा और हम लोग को H2 और O2 दे देगा आगे। यानी H2O को जैसे हम तोड़ेंगे तो इसको भी तोड़ने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये बनाएगा H2+ O2 आगे। What is electrolysis? A type of decomposition reaction in which energy is used in the form of electric current is called electrolysis। ठीक है, यानी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें तोड़ने के लिए जो एनर्जी यूज कर हम लोग वो इलेक्ट्रिक करंट के रूप में कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। एक बार दूसरा नंबर देख लेते हैं, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का बहुत कम एग्जांपल मौजूद है आगे। फोटोलाइसिस एक एग्जांपल देखते हैं फोटोलाइसिस का। जैसे फोटोलाइसिस का एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को टूटने के लिए लाइट का आवश्यकता होता है, यानी जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ेगा आगे, जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ेगा ये दो भाग में टूट जाता है। तो Cl अपना टूट जाएगा और Ag अपना टूट जाएगा। Ag यानी सिल्वर अपना अलग हो गया, और Cl टूटेगा तो जब भी Cl2 के रूप में टूटेगा आगे। यानी
जब कभी सिल्वर क्लोराइड को लाइट के प्रेजेंस में बस धूप में रख देते हैं तो ये दो भाग में टूट जाएगा, सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। आगे तो यहाँ पर एनर्जी लाइट के रूप में यूज किया गया, यानी ये फोटोलाइसिस का एग्जांपल हो गया। आगे यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी रिएक्शन को पहले यानी ये वाला रिएक्शन जो अभी हम सीख रहे थे, अगर हम इसको बैलेंस कर दे तो Cl2 है वहां पर, तो यहाँ पर 2 कर दिए। अब Ag अनबैलेंस्ड है तो Ag में भी 2 कर दिया, सब बैलेंस हो गया। आगे इसी रिएक्शन को पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता था। याद रखिएगा, अगर कोई पूछ देगा विच रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, पुराने जमाने में जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यानी रील वगैरह को साफ किया जाता था तो वो साफ करने में इसी ढंग का या यही रिएक्शन यूज किया जाता था। कहीं कहीं AgCl का या फिर कहीं कहीं AgBr का भी यूज किया जाता था। यानी AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड ये भी लाइट के मदद से टूट जाएगा और ये टूट के देगा Ag प्लस Br2। आप बैलेंस कर सकते हैं तो 2 के लिए यहाँ पर 2 आ गया, अब सिल्वर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आ गया, अब पूरा बैलेंस है। तो ये दोनों ही रिएक्शन का यूज किया जाता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अगर आपसे कोई एक ही एग्जांपल पूछ रहा है तो आप ऊपर वाला एग्जांपल देना ज्यादा उचित रहेगा। व्हिच रिएक्शन इज यूज्ड एज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो AgCl को अगर हम तोड़ेंगे लाइट के प्रेजेंस में तो Ag प्लस Cl2 देगा। अब अगर कोई आपसे पूछे कि FeSO4 एक्वस में अगर हम बात करें, FeSO4 आप इसका नाम जानते होंगे, इसका नाम था आयरन सल्फेट या फिर आप फेरस सल्फेट भी कह सकते हैं। आगे अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या देगा, सवाल उठा कि ये किस माध्यम से टूटेगा। तो पहला बात, ये इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं टूटेगा क्योंकि आयरन उसमें नहीं था। आगे फोटोलाइसिस का दो ही ज्यादातर एग्जांपल है जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो अब इसको तोड़ने के लिए हीट का ही इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जैसे ही हम FeSO4 को हीट करेंगे तो क्या देगा। अब ये रिएक्शन अक्सर सीबीएसई के द्वारा पूछा जाता है कि व्हेन वी हीट FeSO4 यानी फेरस सल्फेट और आयरन सल्फेट, देन इसका रिजल्ट क्या क्या होगा। तो इसका रिजल्ट होगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। आगे जैसे ही हम FeSO4 को तोड़ेंगे तो ये देगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। SO2 और SO3 का पहचान है कि जब भी SO2 और SO3 गैस के रूप में रिलीज होगा तो ये रोटेंट एग यानी खराब एग के रूप में स्मेल करता है। इसका स्मेल काफी ज्यादा खराब लगता है, तो इसका स्मेल ही इसका पहचान है। आज हम लोग लाइम वाटर एक्सपेरिमेंट भी देखे, उसको भी दिमाग में रखिए। आगे तो ये अब इंपॉर्टेंट सवाल है, बेसिक हो जाता है कि FeSO4 को हीट करेंगे तो क्या होगा, तो आपको याद रखना होगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। आगे अगर आप हमारे ही वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का तरीका सुन लीजिए। हम कैसे पढ़ा करते थे, वो पढ़ने का तरीका है कि आप सबसे पहले एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को दोबारा देखिए रोक करके, पॉज करके जैसे आप देखिएगा उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें या फिर जो जो बात हम बोर्ड पर यूज कर रहे हैं वो सबको अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि कॉपी एक किस्म का हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, जो कि जल्दी इरेज नहीं होगा, और दिमाग एक किस्म का रैम होता है, ठीक है। आप अक्सर पढ़े होंगे रैम भी एक तरह का टेम्पररी मेमोरी, इस पे डाटा कुछ देर जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तभी तक रहेगा। तो आप जो भी बात सीख रहे हैं उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, मतलब एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए फिर उसको रोक रोक करके देखा कीजिए, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट चीज को कॉपी में नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू।